हेलो सभी मित्रों को राधे राधे। और आरोही कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो हम आपको जो है आज विज्ञान का एक टॉपिक होता है रक्त, ठीक, जिसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हो कि जो रक्त है भाई, अगर देखा जाए तो बॉडी का सबसे मेन पार्ट माना जाता है। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ब्लड जो टॉपिक हमारा है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखो रक्त जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक, इसको ब्लड बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो रक्त है, रक्त का अध्ययन, ठीक, यानी कि जो रक्त की स्टडी है वो कैसे की जाती है, मतलब किसके अंतर्गत की जाती है। तो ध्यान रखना, रक्त का जो अध्ययन है वो सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, या तो सेरोलॉजी होगा या फिर हेमेटोलॉजी होगा। ठीक, तो ये आपका वनडे एग्जाम में प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनता है। ठीक, कि मतलब रक्त का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो सेरोलॉजी के अंतर्गत और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, अब चूंकि ये पूछा जाता है कि जो रक्त है ये बिलियन है, मतलब एक देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो रक्त जो है ये मतलब किस प्रकार का विलयन होता है, तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइडी विलयन माना जाता है। प्राकृतिक कोलाइडी विलयन माना जाता है। अच्छा, कोलाइडी विलयन होते क्या है, तो वे विलयन जिनको जब हम छानते हैं, छन्ना जो होता है नहीं, चाय वाय छानते हैं हम लोग घर पर। ठीक, तो जो छन्ना होता है उसमें जब छानते हैं तो ऐसा विलयन जिसकी कुछ मात्रा छन्ने के ऊपर रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक, अच्छा, फिर बात आती है कि जो है किस प्रकार का ऊतक है, जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है ये हमारा संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक, और फिर बात आती है पीएच मान की इसके। अब पीएच मान आप जानते होंगे, सोरेंसन साहब ने जो है पीएच पैमाना दिया था, पीएच फैक्टर दिया था, जिसको बताया था कि 0 से लगा करके 14 तक जिसके मान होते हैं, और 7 से नीचे वाला, 0 से 7 के बीच वाला क्या होता है, अम्लीय होता है। 0 से 7 के बीच वाला अम्लीय होता है। 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। 7 वाला उदासीन होता है। और 14 और 7 के बीच वाला क्या होता है, क्षारीय माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। यानी कि 0 से 7 के बीच में जिन तत्वों का पीएच मान होता है उनको हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं, और जिनका 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। जैसे अगर जल देखा जाए तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक, और 7 से ऊपर यानी कि 7 और 14 के बीच वाले जो पीएच मान वाले तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो इसी प्रकार जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और जब रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तो आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी। अगर पूछा जाए कि रक्त कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो ध्यान रखना रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक, रक्त आपका क्षारीय है। ठीक, अब फिर बात ये आती है कि रक्त जो है ये मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें इसकी कितनी मात्रा देखने को मिलती है, तो ये लगभग अलग अलग प्रकार की अलग अलग बुकों में दिया हुआ है। हालांकि जो यूपीएससी वगैरह जो मानता है वो डाटा में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं यानी कि पुरुष जो होते हैं, पुरुष के अंदर जो है रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर होती है। ठीक, यानी कि 5.5 लीटर। ठीक, और जो महिला कैंडिडेट होते हैं, महिला यानी कि फीमेल जो होती है उसके अंदर 5 लीटर की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो थोड़ा सा कद काट का मामला जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। ठीक, अब बात यह आती है कि जो रक्त है ये हमारे शरीर में बनता कहाँ पर है। ठीक, ब्लड जो है ये हमारे शरीर में कहाँ पर बनता है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो रक्त है इसका निर्माण 2 जगह पे होता है। एक तो तब होता है जब मतलब बच्चा जब माँ के पेट में होता है, यानी कि भ्रूणी अवस्था में जब होता है, और जब वो भ्रूणी अवस्था में होता है तब उसका जो ब्लड है वो कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है। ठीक, यानी कि जब भ्रूण अवस्था में होता है तब रक्त कहाँ पर बनेगा, लीवर में बनेगा। ठीक, लेकिन जब वही बच्चा आगे चल के जब वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तब रक्त कहाँ पर बनता है उसके अंदर, तो वो बनता है आपका जो है अस्थि मज्जा के अंदर। और आप जानते हो कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको विज्ञान में अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोन मैरो।
ठीक, इसको बोलते हैं हम बोन मैरो। ठीक, बोन मैरो इसको बोलते हैं। अस्थि मज्जा जो है या फिर बोन मैरो में जो है वयस्क मनुष्य के अंदर जो है रक्त का निर्माण होता है। ठीक, अब इधर आगे आ जाएंगे। अगर रक्त बनता है तो शरीर में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता होगा, एक जगह पे इकट्ठा होता होगा। तो स्टोर की अगर हम बात करें तो ये प्लीहा जो होता है, जिसको हम स्प्लेन कहते हैं, उसमें जो है ये स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। अब ये एक शब्द लिखा हुआ है कब्र, यानी कि जो प्लीहा है इसको क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। कब्र क्यों कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, कब्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है, तो जो आरबीसी होती है वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होती है। जैसे आप जानते हो आरबीसी का जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। ठीक, तो आरबीसी जब बनेगा तो बनने के बाद कहीं ना कहीं वो खत्म भी होगा, समाप्त भी होगा। ठीक, तो आरबीसी जाकर कहाँ पर खत्म हो जाती है? प्लीहा के अंदर। इसलिए हम जो है आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। अब चूंकि कब्र मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो आरबीसी पाई जाती है, तो ब्लड भी अगर देखा जाए आरबीसी जाकर वहाँ मरती है तो ब्लड का भी उससे रिलेशन हुआ। ठीक, और ब्लड इकट्ठा भी कहाँ पर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। सॉरी, ब्लड जो है वो प्लीहा के अंदर जो है इकट्ठा होता है, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक, यानी कि खून का बैंक जो होता है किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। फिर है कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल शब्द क्या है, इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक मतलब चिकनाहट कह सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है जो ब्लड में मौजूद रहता है। ठीक, और ये मतलब अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा बढ़ती कैसे है? तो इसकी मात्रा बढ़ती है जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा घी, दूध, दही वाली चीज़ें खा रहे हो, जैसे तेली चीज़ें ज़्यादा सेवन कर रहे हो, तो इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। वैसे साधारणतः पुरुष के अंदर कितना होता है? ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम होती है। 200 ग्राम कहो या फिर 200 डेसी लीटर भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेसी लीटर भी कह देते हैं। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 डेसी लीटर होती है। अगर ये बढ़ेगी तब तो दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि हम आपको बता दें, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी होती है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान लीजिए आपके ब्लड में चिकनाहट है और चिकनाहट जम गई और आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता रहता है, और ब्लड आपका जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो पाया और एकदम से ब्लड जहाँ का तहाँ जो है नस के अंदर जाम हो गया। और हार्ट अटैक की स्थिति क्या होती है? जब खून जो है नसों में जब जाम हो जाता है, इसी स्थिति में व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर मेंटेन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। ठीक, फिर हीमोग्लोबिन आता है। तो आप जानते हो हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है ब्लड में, कि जो खून जो होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का रंग जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मेल कैंडिडेट में इसकी मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम या 14 डेसी लीटर भी कह सकते हैं, 14 डेसी लीटर भी कह सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इसमें 11 ग्राम या फिर 13 डेसी लीटर होता है। ठीक, अब फिर एक पॉइंट आ जाता है जो कि ये वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण जो है इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था विलियम हार्वे। आप सभी लोग जानते होंगे विलियम हार्वे साहब जो थे, उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की। ठीक, अब भाई अगला जो टॉपिक आपका आ जाता है नेक्स्ट, तो ये है कि ब्लड जो होता है इसके कार्य भी होते होंगे। भाई ब्लड अगर शरीर में हमारे हैं तो ये बहुत सारे काम भी करता होगा। ध्यान रखना, ब्लड में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, और आपका जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये सारी चीज़ें सब कहाँ पर होती हैं? ब्लड के अंदर ही होती है। ठीक, तो ब्लड का कार्य, सबसे पहला कार्य तो होता है ताप का नियंत्रण करना, यानी कि जो शारीरिक टेम्परेचर हमारा होता है उसको मेंटेन कौन रखता है? ब्लड रखता है। ठीक, क्योंकि अगर शरीर का तापमान मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। बुखार वगैरह जो आता है, ठीक, तो टेम्परेचर के कारण ही आता है, आपको पता है। ठीक, फिर है पोषक पदार्थों का परिवहन। अच्छा, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे पता लगा कि हम मतलब कोई चीज़ खाए, ठीक, तो उसका पाचन मुख से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से, और वो पाचित होते होते कहाँ? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का काम क्या होता है कि जो हमने खाया है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि भाई हमने खा लिया, मान लीजिए गेहूं का रोटी खा लिया, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है उस खाने से जो है मतलब अवशोषित कौन करता है? छोटी आंत करती है।
और छोटी आंत उस कार्बोहाइड्रेट को खींच करके जो है अवशोषित कर लेती है, और वही कार्बोहाइड्रेट जो है ब्लड के द्वारा जो है कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, कोशिकाओं के अंतर्गत पहुँचा दिया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक, और क्या बोलते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण, ठीक, ये सारे बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, केंद्रक वगैरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उन मिनरल्स को अपने पास रख लेती है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन को अंदर जब लेकर जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से, अगर मान लीजिए ये क्या होता है C6H12O6, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये रखा हुआ है, और जब हम सांस लिए, जब श्वसन किए तो ऑक्सीजन अंदर गई, O2 अंदर गई, और जब O2 अंदर जाती है तो O2 को जो है आगे लेकर कौन जाता है, ब्लड के अंतर्गत जो है ये O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा कहाँ पर पहुँचती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचकर जो है इसके साथ में रिएक्शन करती है, और ये क्या बनाती है, CO2 बनाती है, और प्लस जल का निर्माण करती है, और साथ में जो है 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। यानी कि जब आप एक बार सांस लेते हो तो उस सांस लेने में आपके शरीर के अंदर जो है 36 एटीपी ऊर्जा बन जाती है, और उसी ऊर्जा की सहायता से हम लोग चलते रहते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कहीं पे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत सारा भीड़ भाड़ अगर होता है तो वहाँ पर हमको श्वसन करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जो है दबाव महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हम सांस सही से नहीं ले पा रहे होते हैं, और हमारे अंदर ये ऊर्जा नहीं बन पाती इतनी जल्दी, इसीलिए हम जो है थोड़ा बेहोशी का आलम बनने लगता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम, तो आप जान गए कि जिससे कोई अगर चीज़ हम खाते हैं, प्रोटीन हो, विटामिन हो या कोई चीज़ हो, तो उन सारे मिनरल्सों का जो है आदान प्रदान या यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अच्छा, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे साथ शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक। तो अब इसमें जो है आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, रक्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और इसको हम कितने प्रकार से इसका जो है विभाजन कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ठीक। तो आगे अभी जो है हम ये इसको जो है एक बार नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है मतलब आपके सामने जो रक्त है, रक्त को मैंने डिवाइड किया है कि रक्त में क्या क्या होता है, ठीक। तो जो रक्त है, देखो एक चीज हम बताए थे बहुत अच्छे से। अब बच्चा क्या सोचता है कि एक क्वेश्चन आए और 4 ऑप्शन हो, ठीक, 4 ऑप्शन हो, और उन 4 ऑप्शनों को क्वेश्चन पढ़ के एकदम धड़ाधड़ लगाते हैं सब, ठीक। तो धड़ाधड़ लगाने का मतलब ये है कि अगर आप धड़ाधड़ लगाना चाहते हैं तो धड़ाधड़ आंसर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे थ्योरिकल हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपको देखना पड़ेगा, एक तरह डालनी पड़ेगी, और फिर जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा पता लगेगा, क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे आधा सवाल पढ़ पाओगे, और झम से धड़ाधड़ एकदम लगा दीजिए आप ऑप्शन सी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है धड़ाधड़ लगाने के लिए फिर धड़ाधड़ पढ़ना भी होता है ना, ऐसे धड़ाधड़ थोड़ी ना लग जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम कि जो रक्त है, इस रक्त को कितने प्रकार से, मतलब अगर देखा जाए इसमें क्या क्या होता है, तो जो प्लाज्मा है इसमें प्लाज्मा होता है, रुधिराण होता है। रुधिराण क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्पस सेल। क्या बोलते हैं, कार्पस सेल, ठीक। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो रक्त होता है, रक्त में लगभग 60% क्या होता है, 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक। क्या होता है, 60% प्लाज्मा होता है। और अगर 60% प्लाज्मा होता है तो बाकी क्या बचेगा, बताइए, बाकी क्या बचेगा, 40% आपका क्या बच जाएगा, रुधिराण। यानी कि रक्त के 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग क्या होता है, रुधिराण होता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसमें कुछ मुख्य चीजें पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक, ये 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक। अच्छा, आपको अगर बुखार हो जाता है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो आप जाते हो जो जांच वाँच करवाने के लिए, तो एक जांच होती है TLC पता होगा सबको। तो उस जांच में डॉक्टर क्या करता है, आपके नस से ब्लड को निकालता है और उसको फिर जांच सेंटर में ले जाकर जो है जांच करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे TLC में आपका जो है RBC भी देखा जाता है, WBC भी देखा जाता है, हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है, ठीक। और ये भी देखा जाता है कि आप जो है टाइफाइड वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए बिडाल परीक्षण होता है। टाइफाइड का टेस्ट करने के टेस्ट को क्या बोलते हैं, बिडाल परीक्षण बोलते हैं, ठीक।
तो जो आपके शरीर के अंदर बीमारी है तो उस बीमारी का पता लगाने में खून का कौन सा भाग चेक किया जाता है, तो ध्यान रखना प्लाज्मा। यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर बीमारी है तो बीमारी को चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे हम, प्लाज्मा चेक करेंगे। और बाकी रुधिराणु में आपकी आरबीसी आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी आ जाएगी, प्लेट आ जाएगी कि प्लेटें कितनी हैं, 80,000 है, 1.5 लाख है, 1,25,000 है, ठीक। ये सारी चीज़ें उसमें चेक होती हैं, ठीक। तो ये प्लाज्मा वाली बात आप भाई समझ गए। ये गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक, समझ रहे हो। और ये आपकी सेल होती है कार्पस सेल। कार्पस सेल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भाग इसके होते हैं। तो पहला भाग कौन सा, लाल रक्त कणिका, जिसको बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल। और एक होता है श्वेत रक्त कणिका जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये 3 चीजें आपकी रक्त कणिका या फिर रुधिराणु में पाई जाती हैं। इनको हम रक्त कणिका भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसको रक्त कणिका भी कहा जाता है। अब बात इसमें ये आती है, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वनडे एग्जाम में कि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का रासायनिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। और डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। प्लेटलेट्स का क्या नाम होता है रासायनिक नाम, थ्रोम्बोसाइट। तो आप ऐसे दिमाग में अपने एक छवि बना लीजिएगा कि जो हमारा आरबीसी होता है एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है ल्यूकोसाइट होता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। तीनों नाम ऐसे जो है आप एक सीक्वेंस में तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है कि भाई आरबीसी की संख्या, यानी कि एक मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो देखो हम बताए हैं कि मेल फीमेल में थोड़ा कद काठी का मामला रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअली एक संख्या मानी जाती है वो 50 लाख मानी जाती है। यानी कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। एक डाटा और लिखा रहता है जिसको आप बोलते हैं 5 मिलियन। क्या बोलते हैं, 5 मिलियन, ठीक। मिलियन में आ जाए तो 5 मिलियन, लाख में आ जाए तो 50 लाख, ठीक। यानी कि इस बात को आप ध्यान रखना कि जो रुधिराणु होता है टोटल, उस रुधिराणु में 95% भाग केवल और केवल किसका होता है, 95% भाग केवल और केवल आरबीसी का होता है। बाकी बचा कितना, 5% भाग रुधिराणु का। उस 5% में डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक। तो इसकी संख्या 50 लाख और डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है, ठीक। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में 10,000 संख्या इसकी देखने को मिलती है, ठीक। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, आप जानते हैं अलग अलग डाटा रहता है। ये डाटा आपका जो है ये फीमेल का लिखा है, ये फीमेल का लिखा हुआ है, और नीचे ये वाला डाटा किसका लिखा हुआ है, मेल का लिखा हुआ है। फीमेल की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख से लगाकर 3.25 लाख के बीच में होना चाहिए प्लेटलेट्स, ठीक। और मेल कैंडिडेट के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक। भाई ये वही प्लेट है जो टाइफाइड कभी आपको हो जाता है, और टाइफाइड में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप अगर एक कदम भी उठाते हैं तो कदम को उठाने में भी आपको दिक्कत होती है। मार एकदम से घर से बाहर तक का नल तक का पानी ले जियो, एकदम से मार बिल्कुल लागी हो गया है, मूर्छा है, बिल्कुल गिर जियो एकदम, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कमजोरी आपको महसूस होती है तो जो है आप प्लेट अपनी चेक करवा लीजिए कि प्लेटें इधर उधर कम ज़्यादा तो नहीं हो गई, ठीक। तो अब आगे आ जाता है इसका जीवन काल। भाई जीवन काल क्या मतलब है कि आरबीसी हमारे शरीर के अंदर बनती है, ठीक। खून के अंदर आरबीसी बनेगी तो आरबीसी अगर बनेगी तो खत्म तो होगी, ठीक। कोई चीज़ अगर बन रही है मतलब किसी चीज़ का जो है वो बन रही है तो उसका अंत भी होगा, ठीक। तो आरबीसी जब बनती है तो बनने के 80 से 120 दिन तक चलती है, उसके बाद में वो समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बनती, दोबारा फिर बनेगी आरबीसी, फिर 80 से 120 दिन तक चलेगी, फिर बनेगी, यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। तो इसका जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। और हमने बताया था बनती कहाँ पर है, बोलो, प्लीहा के अंदर बनती है। इसीलिए इसको प्लीहा को ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्र गृह भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो ये 3 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। बस 3 से 4 दिन में जो है बनके खत्म हो जाती है, फिर से नहीं बनती, ठीक। और प्लेटलेट जो है इसका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन का। प्लेट बनती है, उसके बाद में 7 दिन तक चलती है, फिर बाद में वो खत्म हो जाती है, दोबारा फिर से बनती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आई होंगी। अब इसके बाद में जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं आरबीसी का
मतलब आरबीसी को जो है इसका केंद्रक होता है कि नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो इनके तीनों पार्ट अलग अलग हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए भैया, अब जो है वो तीनों पार्ट जो है अलग अलग करके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक। जैसे ये आरबीसी हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया, ठीक। तो इसमें तीनों को अलग अलग से समझ लेते हैं, ठीक। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है वो चीज़ जो है अलग अलग से हम समझ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आरबीसी रखा है, ठीक। अच्छा, आरबीसी में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, तो आरबीसी का मैंने ये बताया था इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ठीक। एक बार फिर से लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, हो जाएगा आपको, ठीक। एरिथ्रोसाइट, ठीक। उसके बाद क्या, इसको क्या कहते थे, इसको ल्यूकोसाइट कहते थे, इसको ल्यूकोसाइट कहते थे। और इसे क्या कहते थे, इसको बोलते थे हम थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते थे, थ्रम्बोसाइट बोलते थे इसको, थ्रम्बोसाइट, ठीक। अगर बात की जाए तो इसका जीवन काल कितने दिन का था, 80 से 120, 3 से 4, 7 दिन, ठीक। इसकी संख्या कितनी थी, 50 लाख। इसकी संख्या कितनी थी, 10,000। इसकी संख्या कितनी थी, 1.25 से 3.25 लाख और 1.50 से 3.50 के बीच में, ठीक। तो अब इसमें ये आ जाते हैं कि जो आरबीसी होता है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है गोल, ठीक। गोल कैसा, आप देखते होंगे जो दवा वगैरह लेकर आते हैं, जो टेबलेट होती है, तो कुछ टेबलेट ऐसी नहीं होती जो एकदम गोल होती हैं, एकदम गोल होती है, उनके बीच में थोड़ा सा खालीपन दिखता है दोनों तरफ, ठीक। टेबलेट एक होती है जिसमें गोल होती है टेबलेट और बीच में थोड़ा सा खत्ता टाइप दिखता है, दोनों से, ठीक। तो इसी प्रकार का इसका आकार होता है। और ध्यान रखना, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। आरबीसी जो है अगर यहाँ पर इतनी बड़ी है तो ऊपर और थोड़ा ले जाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा ले जाएंगे इतनी बड़ी हो जाएगी, और ऊपर ले जाएंगे इतनी बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर जो पैर में जो ब्लड हमारे है, तो पैर में जो ब्लड में आरबीसी है उसका आकार अगर इतना है, तो जो ऊपर मस्तिष्क की बात की जाए या हाथ में बात की जाए तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। तो इस प्रकार ये पॉइंट याद रखेंगे, आरबीसी ऊंचाई पर जाने से आकार उसका जो है बढ़ जाता है। अब ये लाइसोसोम लिखा हुआ है, जैसे आप जानते हो कि जो प्रत्येक जीव होता है वो कोशिका से मिलकर बना है, और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, कोशिका को माना जाता है। और कोशिका के अंदर ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं, लाइसोसोम, केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे उसके कोशिकांग होते हैं कोशिका के, ठीक। तो लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी इसमें नहीं होता है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसका हम डीएनए पैटर्न नहीं ले सकते, मालूम है इस बात को, बोलोगे। डीएनए पैटर्न क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो मतलब चाकू वाकू पे जो डीएनए पैटर्न चेक करते हैं, ठीक, यानी कि जो फिंगरप्रिंट वाला मामला होता है, ठीक, ब्लड से या उसकी किसी वस्तु से जो है उसको पहचान लिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार ध्यान रखना, आरबीसी का मामला ये होता है कि इसमें जो है डीएनए पैटर्न का हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि केंद्रक इसमें अनुपस्थित है, जहाँ पर केंद्रक नहीं होगा वहाँ पर हम डीएनए पैटर्न नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, ध्यान रखना, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया रोग जो है, इसमें आपको एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एनीमिया रोग है एक धातु भी होती है, उसकी कमी से हो जाता है। तो ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर एक धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। क्या पाई जाती है, आरबीसी के अंदर एक धातु होती है कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट पाई जाती है। और कोबाल्ट की अगर शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन बनते हैं, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग, कोबाल्ट, और आपका जो है क्या बोले थे भी, कोबाल्ट की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया रोग, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने आप में हो जाती है। अब इधर आ जाएंगे डब्ल्यूबीसी वाला मामला। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, मतलब अनिश्चित समझते हो, अमीबा जैसा मामला, ठीक, उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। अमीबा कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार इसका भी आकार कोई निश्चित नहीं होता है। केंद्रक इसमें होता है, यानी कि डीएनए पैटर्न हम यहाँ पर कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी में, ठीक। अच्छा, इसका काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। अच्छा, इसका काम क्या होता है, आरबीसी का, तो आरबीसी का काम होता है खूबसूरती प्रदान करना, ठीक। देखो एक चीज बता दें, एक सवाल होता है कि मतलब जो है, जो स्त्रियां होती हैं वो लड़कों के
लड़कों के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा सुंदर क्यों होती हैं, ठीक। तो कोई बताएगा कि जो है वो क्रीम पाउडर लगाती हैं, ठीक, हैंड लवली लगाती हैं, बोरोप्लस लगाती हैं, ठीक। तो ये आंसर इसका बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक अगर बात देखी जाए तो विज्ञान के ढंग से अगर सवाल ये आता है कि स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा सुंदर क्यों होती हैं, तो उसका कारण क्या होता है, आरबीसी ध्यान, ठीक। क्योंकि जो आरबीसी होती है ये बनती है तो पुरुषों में यही आरबीसी 3 से 4 महीने तक चलती है लगभग, ठीक, 80 से 120 दिन तक। लेकिन एक स्त्री के अंदर आरबीसी सिर्फ 1 मंथ चलती है, ठीक। तो ये एक सिंपल बात है, सबको पता होगी, ठीक। और यही कारण है कि स्त्रियां जो है पुरुषों से ज़्यादा सुंदर होती हैं, ठीक। तो इसका काम खूबसूरती प्रदान करना, इसका काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। अब रोगों से रक्षा करना तो जो रोग आते हैं शरीर में, अब चाहे वो कोई भी रोग हो, जैसे किसी को डायरिया हो गया, किसी को हैजा हो गया, किसी को तपेदिक हो गया, मतलब कोई रोग हो, तो जितने भी रोग शरीर की तरफ जो है गति करते हैं उनसे रक्षा करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी जो है एक रोग को नहीं झेल पाता है, वो कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग। क्योंकि वायरस जनित रोग जो है सबसे पहले क्या करता है, शरीर में जैसे घुसेगा सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देगा, ठीक। यानी कि शरीर का जो बॉडी गार्ड होता है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक। लेकिन वायरस जनित रोग जो होते हैं सबसे पहले जाकर इसी बॉडी गार्ड को खत्म कर देते हैं, ठीक। और इसीलिए जब वायरस शरीर में घुस जाता है तो उस टाइम पर आदमी की अगर खांसी भी आ रही है, डायरिया भी हो गया, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। और आपने ये देखा था 2020 में जब कोविड-19 आया था, इसका एक उदाहरण कोविड-19 वाला है, आपको पता होगा, कोविड-19, ठीक। तो कोविड-19 जो था ये वायरस जनित रोग था, आपको पता है, वायरस जनित रोग था, ठीक। वायरस जनित रोग था और ये सीधे अटैक किस पर करता था, डब्ल्यूबीसी पर करता था, ठीक। और जब डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा भाई, ठीक। तो अब देखो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये रोगों से रक्षा करने में किस प्रकार भूमिका निभाता है, तो इसकी भूमिका को हम समझते हैं कि देखो इसमें ये डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप होते हैं, इसमें कुछ प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। ये एक प्रकार के एंजाइम आप कह सकते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एक पार्ट पाया जाता है एंटीबॉडी, एक पाया जाता है लिम्फोसाइट, एक पाया जाता है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इज़ोनोफिल और बेसोफिल। ये सारे पार्ट होते हैं किसके, डब्ल्यूबीसी के, ठीक। अब जैसे पता लगा जैसे कोविड-19 आया, अब यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है मान लेते हैं, ठीक। अब ये व्यक्ति है, ये क्या है, वायरस जनित रोग है। तो जब ये वायरस जनित रोग इसकी तरफ बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में जैसे इसको टच करेगा और जैसे टच करेगा तुरंत जो है यहाँ पर एंटीबॉडी एकदम से जो है एकदम स्टार्ट हो जाएगा, ये जान जाएगा कि यार कोई बाहरी आदमी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक। और एकदम से ये जो है मतलब एकदम उठेगा और देखने लगेगा कि कहाँ से कौन आदमी जो है प्रवेश कर रहा है, ठीक। और जब ये देखेगा तो इसको पता चलेगा कि कोविड-19 जो है वो शरीर में इंटर कर रहा है। तो यानी कि उस रोग को पता लगाने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। बात समझ में आ गई, रोग को पता लगाने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। और पता लगाने के बाद तुरंत जाएगा किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। और लिम्फोसाइट बिल्कुल बड़े जो है किसी बगीचा की तरह सो रहे हैं, ठीक, समझ रहे हो, क्लास चल रही है और सो रहे हैं, ठीक। और जब वो सो रहे हैं तो ये तुरंत एंटीबॉडी जाएगा, कहेगा चाचा उठो उठो, उठ जाओ चाचा, तुरंत उठ जाओ, ठीक। अब चाचा एकदम से मार तंत्राएगा, ठीक है क्या है बताओ क्या है, ठीक। तो उनसे कहेगा कि भाई जल्दी करो वरना तुम भी खत्म हो जाओगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इनको जगाएगा और इनसे बताएगा पूरी कहानी कि ऐसा है वायरस जनित रोग शरीर में इंटर कर रहा है, इसको जाकर खत्म करो, ठीक। तो ये पता लगाने का काम करेंगे और लिम्फोसाइट चाचा जाएंगे और उस रोग को उठाकर वहीं पर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक, वहीं पर खत्म कर देंगे उसको। और जब वो खत्म हो जाएगा तो ये आएंगे किसके पास, मोनोसाइट के पास। तो मोनोसाइट से क्या कहेंगे कि भैया जाकर उसको जो है, मोनोसाइट भैया उसको जाकर जो है हटा दो वहां से, वरना वो गंदगी है शरीर में जो है संक्रमण फैलाई देगी, ठीक। तो मोनोसाइट का जो कद होता है वो बड़ा होता है। तो मोनोसाइट क्या करेगा, जो वायरस मरा वाला वायरस है उसको उसका भक्षण कर लेगा, उसको खा लेगा, ठीक, उसको खा लेगा, भक्षण कर लेगा। इस प्रकार जो है इस रोग से क्या कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इंटर करके सबसे पहले इसको ही खत्म कर देते हैं, तब आदमी जो है उस टाइम पर कोई भी दिक्कत अगर हो जाती है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, ठीक। तो ये आप डब्ल्यूबीसी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद में अगला पार्ट हमारा आ जाता है ये प्लेटलेट्स वाला, ठीक।
जो कि इस टॉपिक का अंतिम पार्ट है। देखो भाई, यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा बिल्कुल थ्योरिकल लेकर नहीं चल रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हाँ ये इतना जरूर कह रहे हैं कि वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न हो जाएगा वो। ठीक, तो प्लेटलेट्स जो है इसका रासायनिक नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट था, आपको याद हो गया होगा। भैया इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस समझते हो? ठीक, उत्तल लेंस आपका ऐसे होता है, एकदम ऐसे उत्तल लेंस होता है। ठीक, उत्तल लेंस आपका किससे बनता है आप जानते हो, ऐसे उत्तल लेंस बनता है। ठीक, तो इसका आकार एकदम उत्तल लेंस की तरह होता है। सवाल पूछा गया है कि प्लेटलेट्स का आकार होता है उत्तल लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा, ठीक, समतल दर्पण जैसा, ऐसे करके सवाल ऑप्शन बना देता है। इसमें केंद्रक होता है? नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। भाई इसका कार्य क्या होता है? जो प्लेटलेट्स है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शक्ति प्रदान करना, यानी कि आपको जो आपके पास जो पावर है, आप चलते फिरते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट विकेट जो कुछ खेलते हैं, काम करते हैं, वो सारी पावर कौन दे रहा है? प्लेटलेट्स दे रही है। इसकी संख्या अगर कम होगी तो आपको आगे पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो इसको जो है ये प्रभावित कैसे होता है? सबसे मेन बात है कि प्लेटलेट्स को प्रभावित करने वाला कारण क्या है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया है। प्लेटलेट्स को प्रभावित करने वाला रोग, तो करने वाला रोग कौन सा होता है? आप सभी को पता है, डेंगू। कौन सा होता है? डेंगू। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स जो होती है डेंगू बुखार जो होता है उसमें प्रभावित होती है। ठीक, डेंगू इतनी तगड़ी बीमारी है कि सबसे पहले प्लेटों को उठा के खत्म कर देता है, और 3.5 लाख से 5,000 10,000 कैसे प्लेट से क्यों गिर जाती हैं खुद आदमी नहीं जान पाता है। जब वो पाँव नहीं उठा पाता है, उठकर बैठ नहीं पाता, तब उसे पता चलता है कि यार हमारे अंदर प्लेटें नहीं रही। ठीक, और चूँकि आजकल जानते हो डेंगू जो है मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक, डेंगू मच्छर के काटने से, और इसमें जो है प्लेट आपकी जो है टाइफाइड के केस में भी प्रभावित हो जाती है। इससे टाइफाइड हो गया, 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, चल फिर रहे हो, थकान उकान महसूस हो रही, लेकिन महसूस नहीं किया आपने, तो धीरे धीरे प्लेटें खत्म होती रही। एक स्थिति एक आ गई कि बिल्कुल जब आप चलने में समर्थ हो गए, तब आप चेक करवाने पहुंचे तो पता लगा प्लेटलेट्स आपकी 50,000 बची हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है अगर बुखार होता है तो हमारे हिसाब से जो है समय से उसको जो है जांच वाँच करवा लेनी चाहिए। ठीक, तो एक तो डेंगू के केस में प्रभावित होता है, दूसरा अगर टाइफाइड ज़्यादा दिन से चल रहा है तब भी आपका जो है प्लेट प्रभावित होगा। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए जो प्लेट है, इसको बढ़ाने के लिए हम कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, एक बहुत पुराना देसी जुगाड़ था जो अब तो नहीं मिलता है ढूंढने में। ठीक, हमारे जो बाबा दादा लोग जो थे वो सब यही काम करते थे। बुखार अगर हो जाता था तो एक गिलोय होती है, ठीक, ये एक जड़ी बूटी है। ठीक, तो इसका प्रयोग करते थे। ठीक, तो गिलोय से जो है आपका बहुत ज़्यादा तगड़े से जो है आपकी जो है प्लेटें बढ़ती हैं। गिलोय, उसके बाद में एक नाम आता है एलोवेरा। आपके वहाँ एलोवेरा तो अभी देखने को मिलता है, एलोवेरा। ठीक, एलोवेरा। ठीक, और इसके अलावा आपका कीवी फल हो गया। ठीक, कीवी फल हो गया, और बकरी का दूध। तो ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हो कुछ समय पहले में जब डेंगू को बहुत ज़्यादा प्रकोप था तो यहाँ तक जो है आपके जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पर भी जो है बकरी के दूध का सेवन कराया गया वहाँ। ठीक, डॉक्टरों के द्वारा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो में मैंने जो है पूरी जानकारी आपको दे दी है रक्त के बारे में। और अगर आप इसी तरह से अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस एजुकेशन चैनल को जो है आगे बढ़ाने में मदद करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएं। और सभी मित्रों को राधे राधे, धन्यवाद।